हाँ फ्रेंड, देखते हैं पहला क्वेश्चन। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फॉरवर्ड और रिवर्स में कितने कंडक्टर्स होते हैं? तो फॉरवर्ड एवं रिवर्स में कंडक्टर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या होगा? सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब कि इंडक्शन मोटर में, मतलब इंडक्शन मोटर की दिशा को परिवर्तित करने के लिए किसी दो फेज आर वाई बी, ठीक, इसमें से वाई बी को इंटरचेंज कर देंगे, बी और वाई कर देंगे और आर को इसी तरह रहने देंगे, तो इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। इस क्वेश्चन में फर्स्ट में ऐसे यही पूछा है कि इंडक्शन मोटर में फॉरवर्ड और रिवर्स में कितने कंडक्टर होते हैं? 2 कंडक्टर होते हैं। 2 कंडक्टर किस लिए होते हैं? कि किसी दो फेज को इंटरचेंज करने के लिए होते हैं 2 कंडक्टर। ठीक, इसलिए पहले का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व है और वोल्टेज और धारा के बीच फेज एंगल दिया है 90 डिग्री, ठीक, तो पावर कितना होगा? ठीक, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई कास फाई। ठीक, यहाँ से देखिए दिया है फाई का मान कितना दिया है? फाई का मान आपका दिया है कितना? 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ फाई का वैल्यू पुट करेंगे तो बी आई इसी तरह रहेगा। और कास 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो आपकी पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रत्येक प्रखाट में 2 कुंडली होती है तो इस प्रकार के कुंडली को कहा जाता है। मतलब सिंपल कह रहा है कि प्रखाट मतलब होता है स्लॉट। स्लॉट मतलब जिसमें कंडक्टर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्लॉट बोला जाता है। ठीक, तो एक स्लॉट में इसमें दिया है, एक स्लॉट में 2 कंडक्टर रखा है। ठीक, अगर एक स्लॉट में देखिए इस तरह होता है, इस तरह इसमें स्लॉट कटे रहते हैं स्टेटर में। ठीक, और अगर एक स्लॉट में दिया है 2 कंडक्टर रखा है तो इसको क्या बोला जाएगा? डबल लेयर बाइंडिंग, मतलब 2 परत कुंडलन। इसे को बोला जाता है डबल लेयर बाइंडिंग। एक स्लॉट में 2 कंडक्टर रखा रहेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल चालक की सतह के पास संकेंद्रित होने की प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? ठीक, इसमें पूछ रहा है कि कोई चालक है, उसमें धारा का प्रवाह चालक के सिर्फ क्या हो रहा है? सतह से हो रहा है, केंद्र से नहीं हो रहा है। सतह के पास से हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ एक कंडक्टर है, कंडक्टर का देखिए कंडक्टर का में चालक का प्रवाह, धारा का प्रवाह सिर्फ क्या हो रहा है? इसके सरफेस पे हो रहा है, इसके केंद्र पर नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलता जाता है? उसको बोला जाता है स्किन इफेक्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि यल श्रृंखला वाले एमसीबी को से परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। कैसे डिजाइन किया जाता है? प्रतिरोधी भार देकर, मतलब रेजिस्टिव लोड देकर उसको क्या किया जाता है? सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा प्रतीक कोश प्रारूप प्रणामित्र के लिए प्रयुक्त F&F प्रकार की कोड आकृति को दर्शाता है? देखिए इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बंद परिपथ लूप के चारों ओर शुद्ध विद्युत वाहक बल लूप के चारों ओर विभवपात के योग के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? ठीक, तो इसमें क्या है कि एक बंद परिपथ में लूप के चारों ओर शुद्ध विद्युत वाहक बल लूप के चारों ओर विभवपात के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए केबीएल मतलब किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? 4 सही है। सीधे स्टेटमेंट दिया है केवीएल का,
वही पूछा है किसका स्टेटमेंट, तो केवीएल का है, मतलब कि किरचॉफ के सेकेंड लॉ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चालक के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह अधिकतम 10 एम्पीयर है तो धारा का प्रभावी मान क्या होगा। ठीक, देखिए प्रभावी मान का मतलब होता है, मतलब इफेक्टिव वैल्यू के ही हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। इसको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी टर्म आएगा प्रभावी मान, तो प्रभावी मान का ही मतलब होता है आरएमएस वैल्यू। ठीक, यहाँ आपको दिया है मतलब कि करंट का मान दिया है, मैक्सिमम करंट का मान दिया है, कितना दिया है 10 दिया है। ठीक, तो हम आरएमएस वैल्यू करंट कैसे निकालेंगे, IRMS बराबर 10/√2। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.07, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या 2 सही है। ठीक, इसमें आप क्वेश्चन में याद रखना है कि प्रभावी मान का मतलब ही होता है आरएमएस वैल्यू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है समानांतर समायोजन में जुड़े 3 या 3 से अधिक एक पंथीय तरंग कुंडलन को कहा जाता है। 3 या 3 से अधिक रहेगा, यहाँ लिखा है 3 या 3 से अधिक, तो 3 या 3 से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टी वेव बाइंडिंग। इसी को हिंदी में बोला जाता है बहुविध तरंग कुंडलन। अगर इसको मल्टी वेव बाइंडिंग इंग्लिश में बोला जाता है मल्टी वेव बाइंडिंग। ठीक है, हिंदी में कहेंगे बहुविधि तरंग कुंडलन, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या है 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समान विद्युत के लिए डीसी संचरण लाइन की तुलना में एसी चालक लाइन में किस प्रकार के तार चालक का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहा है समान विद्युत के लिए, मतलब कि विद्युत मान चेंज नहीं होगा के लिए डीसी संचरण लाइन की तुलना में एसी संचरण लाइन की तुलना, एसी में किस प्रकार मतलब चालक आकार क्या लिया जाता है, तो छोटा लिया जाता है, क्योंकि एसी के वोल्टेज को हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ा सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज जब बढ़ता है तो क्या होता है, चालक का इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान कम हो जाता है। ठीक, क्यों कम हो जाता है कि जब वोल्टेज बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ता है तो करंट का मान कम हो जाता है, और करंट का मान कम हो जाता है तो क्या होगा, उससे क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी कंडक्टर की कम हो जाती है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या है सही है, यही चालक की क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वायरिंग और रनिंग वायरिंग के बीच कोण कितना होता है। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है, तो हम इसमें एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वायरिंग और रनिंग वायरिंग के बीच विद्युत कोण कितना होता है, तो हम उसको मतलब रखने की पूरा कोशिश करते हैं 90 डिग्री रहे। अगर यहाँ पर होता तो 90, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में सही होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूपांतरण अनुपात के 1 से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, रूपांतरण अनुपात क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब देखिए के बराबर क्या होता है V2/V1, मतलब कि सेकेंडरी का वोल्टेज अपान प्राइमरी का वोल्टेज। देखिए जब के का मान अधिक कब होगा, जब V1 का मान क्या होगा अधिक होगा, और V1 का मान अधिक होगा, और इसका V1 का मान V2 का मान अधिक होगा और V1 का मान कम होगा, तभी तो इसका मान 1 से अधिक आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर जो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन परिणामित्र के समांतर संचालन की दृष्टि से एक गैर जरूरी आवश्यक है। ठीक, मतलब पूछा है इसमें कि ट्रांसफार्मर को समानांतर में ऑपरेट कराने के लिए मतलब कि क्या आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन पढ़ते हैं चारों। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है कि मांग की आवश्यकता को पूरा करता है, सही है। ठीक, निरंतर विद्युत आपूर्ति करता है, ये भी सही है। ठीक, चौथा नंबर देखिए मांग की आपूर्ति करने के लिए सभी रेटिंग मतलब निर्धारण प्रकार के परिणामित्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। बोलू देखिए इसमें गैर जरूरी पूछा है ना, तो गैर जरूरी में क्या होता है उच्च निर्धारण वाले एकल परिणामित्र के निर्माण की किफ़ायती होते हैं, ये देखिए आपका क्या होता है गलत है।
महंगा पड़ता है, बोला है किफ़ायती होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ी मशीन में दो आसन ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव अंतराल कहते हैं। ठीक, पूछा सिंपल से पूछा है कि दो पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ध्रुव अंतराल, मतलब पोल स्पैन कहा जाता है। तो इसलिए में ऑप्शन नंबर क्या है? 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन घटकों को क्या कहा जाता है जिनका प्रयोग परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो सिंपल है, उन्हें रेजिस्टेंस है मतलब प्रतिरोध ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन गैर अक्षय स्रोत में शामिल है? ठीक, गैर अक्षय स्रोत में शामिल है तो इसमें क्या है? गैर अक्षय में क्या है? लकड़ी है। लकड़ी मतलब कि गैर अक्षय का मतलब क्या होता है? जो खत्म हो जाए। अक्षय मतलब होता है, गैर अक्षय का है, अगर सिर्फ अक्षय पूछता है तो गैर अक्षय का मतलब जो खत्म हो जाए, जिसको जलाने के बाद वापस नहीं हो। देखिए मीथेन प्राकृतिक स्रोत है, सौर ऊर्जा भी आपका क्या प्राकृतिक स्रोत है, मीथेन प्राकृतिक स्रोत है, पवन ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत है। और लकड़ी को हम जला देने के बाद वापस से नहीं प्राप्त कर सकते, और सब तो प्राप्त कर सकते हैं, मीथेन प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा मिलता ही है, पवन ऊर्जा मिलता है, और लकड़ी को जलाने के बाद नहीं मिलता, इसलिए गैर अक्षय स्रोत का स्रोत क्या होगा? लकड़ी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोगों या चलते वाहनों को भन विद्युतमय चालक के संपर्क में आने से बचने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रक्षीभूतार, मतलब कि सीधे किसी को सुरक्षा प्रदान के लिए हम क्या करते हैं? सेफ्टी अर्थ वायर का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न इनमें से कौन एक पनबिजली संयंत्र में हाइड्रोलिटिक संरचनाओं का भाग है? ठीक, इसमें देखिए पूछा है कि हाइड्रो पावर प्लांट का कौन सा भाग है? तो हाइड्रो, देखिए पहला जो ऑप्शन लिखा है कंडेंसर, ये तो थर्मल पावर प्लांट का भाग है, सुपर हीटर भी थर्मल पावर प्लांट का भाग है, और देखिए एक्सटेंसर भी क्या है? थर्मल प्लांट। बस जो स्पाइल वे जो है ये क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि AC वोल्टेज का अधिकतम मान इतना है तो प्रभावी मान क्या होगा? प्रभावी मान देखिए यहाँ पे फिर पूछा है वही चीज़, तो यहाँ पे RMS वैल्यू आपको निकालना है वोल्टेज का, तो VRMS बराबर क्या हो जाएगा? V मैक्सिमम √/2। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे सीधे 340 अपान यहाँ पे लिख देंगे √2, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेंट, वोल्टेज और प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका हम मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले क्या करेंगे हम? जिस विद्युत स्रोत से संपर्क छूटे या सुनिश्चित करना चाहिए, मतलब कि जिससे संपर्क में है विद्युत से उसको हम क्या करेंगे? पहले उसको छुड़ाएंगे। पहले जाके जिसको विद्युत आघात लगा उसको खींचेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे? विद्युत स्रोत को हटाएंगे संपर्क से। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाट मीटर विद्युत को मापने का उपकरण है, तो क्या नापता है? वाट मीटर शक्ति को नापता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा दाबानुकूलित जल रिएक्टर का लाभ है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। कम्पैक्ट आकार का जो है वातानुकूलित जल रिएक्टर का लाभ ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंडलन वितरण का वह प्रकार जो सभी प्रखाटों को आच्छादित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? पूरा को नहीं करेगा तो उसको आंशिक कहेंगे। वितरित कुंडलिंग, मतलब कि जैसे कोई स्टेटर है उसमें स्लॉट लगे हैं, स्लॉट में सभी स्लॉटों में चालक नहीं लगा है, ठीक, कुछ में लगा है कुछ में नहीं लगा है, तो उसको क्या कहते हैं? आंशिक रूप से वितरित कुंडलन बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही है।